हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो आपकी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इसका हम लोग मसाला रिवीजन मतलब 15 मिनट में हम इस पूरे चैप्टर को 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर हम इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। अब आपकी बुक में इस चैप्टर का नाम क्या दिया है? चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। लेकिन आपको भी पता है कि सीबीएसई ने चैप्टर का नाम बदल दिया है और कुछ एक आध एडिशनल टॉपिक किसी किसी चैप्टर में ऐड ऑन किए, तो मैं वो एडिशनल टॉपिक को भी करवा दूंगा और आपको मैं नए नाम से करवा रहा हूं। ठीक है, इस चैप्टर का पुराना नाम क्या है? चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, और इस चैप्टर का जो नया नाम हो गया है वो क्या है? पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये हमारे चैप्टर का नया नाम है। अब इस चैप्टर को हम मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर समझ लेंगे, इसकी हम पूरी कहानी को समझ लेंगे। सी, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टोरी, और जिसमें आपकी ये वाली जो बुक है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये तो एकदम कहानी की तरह है कि अभी क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, है ना। ये पूरा एक स्टोरी की तरह है, तो मैं मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरी स्टोरी सुना दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए और जल्दी से हम हमारे इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, यहां पे देखो एक चीज और मैं ऐड ऑन कर दूं, मैंने इस पूरे चैप्टर को मात्र 16 पॉइंट, अगर आप एंड में देखोगे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, पूरे 14 पॉइंट में मैंने इस चैप्टर को समझा दिया, मतलब मात्र 14 पॉइंट में इस चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया है। तो ये आपके लिए भी लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इतने बड़े चैप्टर को अगर हम सिर्फ 14 पॉइंट्स में खत्म कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये रिवीजन नोट्स बहुत ज्यादा काम में आएंगे, तो आप इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू passed away in May 1964. The 1960 was labeled as dangerous decade due to some unresolved problem like poverty, inequality, communal and regional division, etc. अब हम देखते हैं कि जैसे ही देश आजाद हुआ कांग्रेस की सरकार थी, जहां देखो वहां कांग्रेस ही कांग्रेस हमें देखने को मिलती थी। अब 1964 में क्या होता है? 1964 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब के पंडित जवाहरलाल नेहरू ही पास्ड अवे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे समस्या ये आ रही थी कि ऑलरेडी हमारा देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। 1964 इस टाइम पीरियड को याद करो। 1962 में क्या हुआ था? हमारा वार वगैरह ये सारी चीजें चल रही थी। आप ध्यान करो, ये जो पूरा एरा है, यहाँ पे हमने वार वगैरह देखा, चाइना के साथ में वार देखा, ठीक है, और यहाँ पे आप ये सोचो कि देश अभी अभी आजाद हुआ है, ऊपर से हमने चाइना के साथ में हमारा वार हुआ, पाकिस्तान के साथ में हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, फिर विद इन द कंट्री इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लाइक जितने भी सरकार के पास कुछ रुपए वगैरह जितने भी हमारे पास थे वो हमने डिफेंस पे खर्च करने लग गए थे, क्योंकि हमने चाइना के एग्जांपल से ये सीख लिया था कि हमें हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें आर्म्स एंड इक्विपमेंट वाली चीजों को अपनाना होगा। इस टाइम के दौरान अब थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक करो। पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान को सपोर्ट यूएसए कर रहा था, ठीक है, और इंडिया जो था, इंडिया ने ऑल्दो बोला था कि हम लोग नॉन अलाइनमेंट वाली मूवमेंट को, नॉन अलाइंड है, नॉन अलाइनमेंट वाले पार्ट में है, लेकिन तो भी हम लोग सोवियत ब्लॉक से ज्यादा टिल्टेड थे। क्लियर है? ये पूरा यहाँ का आपको सिनेरियो समझ में आ गया। तो 1964 में हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, पावर्टी थी, इनइक्वालिटी थी, हमने कम्युनल लाइंस, ठीक है, रिलीजन लाइंस पे भी हमने बहुत ज्यादा डिविजन्स वगैरह, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब कांग्रेस पार्टी को लीड कौन करेगा, इतने बड़े देश को चलाएगा कौन, अब कांग्रेस पार्टी का लीडर कौन होगा? तो यहां पे आया है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को क्या बना दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उन्होंने तय किया, ठीक है, एकदम सबने मिलके एक स्वर में बोला कि लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अब लाल बहादुर शास्त्री के साथ में बहुत ज्यादा समस्याएं थी। आप इस पीरियड को ध्यान करो, 1964 टू 1966, इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, और साथ साथ में हमारे ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था 1965 में। पाकिस्तान ने ये सोच के हमला किया था क्योंकि 1962 में चाइना से जब हमारा युद्ध हुआ था तो ऑलरेडी हमारी उस समय हार हुई थी, तो पाकिस्तान ने सोचा कि चलो हम भी युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं, हम भी युद्ध छेड़ते हैं, हो सकता है इंडिया हार जाए, ऑलरेडी इंडिया चाइना से हार चुका था, तो इंडिया की इकोनॉमिक हालत वैसे भी खराब है, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंडिया, जो भी कहो, पाकिस्तान का बाप ही है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया ने बहुत
मुंह तोड़ जवाब दिया और 1965 में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। समझ में आ गया, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब इसी दौरान हमने देखा कि फेल्ड मॉनसून्स भी थे, फेल्ड मॉनसून्स हो रहे थे, मॉनसून्स वगैरह नहीं हो रहा था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा कम होते जा रहा था। तो इंडिया वार से जूझा, उसके बाद में फेल्ड मॉनसून हो गए तो एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा क्रैश हो गया। उसके साथ में हम लोग देख रहे थे कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और इंडिया को अभी भी अपने डिफेंस पे रुपए खर्च करना था, क्योंकि अगर हमारे ये जो दो देश है दैट इज चाइना और पाकिस्तान, अगर हमें इनसे लड़ना है तो हमें डिफेंस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या दिया, यहाँ पे उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान। एक तो उस समय वार वाली स्थिति थी, तो जय जवान और जय किसान। किसान होंगे तो क्या होगा, किसान होंगे तभी तो पूरा देश का पेट भरेगा ना, क्योंकि किसान के खेत से जो प्रोडक्शन हो रहा है। और जय जवान क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। तो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये स्लोगन दिया था। द कांग्रेस पार्टी फेस द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सेसेशन फॉर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, was a non-controversial leader from Uttar Pradesh. Second time after the death of Lal Bahadur Shastri, with an intense competition with Morarji Desai and Indira Gandhi, resolved through a secret ballot among the Congress MP. Indira Gandhi defeated Morarji Desai and a peaceful transition of power was seen as a sign of maturity of Indian democracy. लेकिन यहाँ पे इंडिया को एक समस्या और थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद, ठीक है, वहां से पाकिस्तान से भी जो अयूब खान थे वो आए थे वहां पे, क्योंकि यहाँ पे एक समझौता होना था, ताशकंद अग्रीमेंट होना था, जो युद्ध वगैरह चल रहे थे उसको पीसफुली हमें रिजॉल्व करना था। तो ताशकंद एग्रीमेंट होना था और लाल बहादुर शास्त्री की वहीं ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। ये एक मिस्टीरियस, बोला गया कि नेचुरल डेथ है, लेकिन वही वाली बात है कि आज भी ये मिस्ट्री में कि क्या हुआ था आखिर ताशकंद में, कैसे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। तो यहां पे हमने देखा कि 1964 में हमने हमारे एक प्रधानमंत्री को खोया, फिर 1966 में हमने हमारे दूसरे प्रधानमंत्री को खो दिया। अब 1966 में फिर वही बात आ गई कि अब इस देश की भागदौड़ कौन संभालेगा। तो इस बार जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो हिस्सों में बटी थी। एक हिस्सा बोल रहा था कि मोरारजी देसाई भैया देश को संभालेंगे और दूसरा हिस्सा बोल रहा था कि इंदिरा गांधी देश को संभालेंगी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे क्या था, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे था कि पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर बोल रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री देश को संभालेंगे, लेकिन यहां पे कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट था। अब इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ सीक्रेट बैलेट के थ्रू और यहां पे हम देखा गया कि इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत जाती है और इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बन जाती है। अब इंदिरा गांधी के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। इंदिरा गांधी के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, ये जो डिफेंस और ये वार वाला सब था, ये सब कुछ इंदिरा गांधी को फेस करना था। प्लस साथ ही साथ 1967 में इंडिया में जनरल इलेक्शन होने थे, लोकसभा के इलेक्शन होने थे। तो इंदिरा गांधी को पूरी कांग्रेस की जो ये पूरा जो कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है, जो हर जगह जो कांग्रेस हेजेमनी है, उसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में तो उसे जीतना ही पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी के सामने ये भी चैलेंज था कि 1967 में कांग्रेस को जीत दिलाना। अब 1967 में ऑलरेडी लोग जो थे वो कांग्रेस पार्टी से वैसे ही हताश थे। हताश क्यों थे, क्योंकि यही हमने देखा, फूड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो कांग्रेस पार्टी के सामने चैलेंज था कि कैसे जीतेंगे चुनाव, जब लोग इतने ज्यादा परेशान है तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे, ये समस्या यहां पे आ रही थी। साथ ही साथ हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, डीवैल्यू कर दिया था इंडियन रुपी को। ठीक है, यहां पे हमने देखा था डीवैल्यू कर दिया था इंडियन रुपी को, इससे प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गए। तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट निकला, नॉन कांग्रेसियम। ठीक है, जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब साथ में आ गई और उन्होंने एक नया नारा दिया, नॉन कांग्रेसियम। वो क्या बोल रहे थे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब लोग साथ में आ जाते हैं और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अगर हम सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो वोट बढ़ जाते हैं और वो वोट बढ़ जाते हैं तो इसका कांग्रेस फायदा उठाती है। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ जाएगी कांग्रेस के अगेंस्ट में तो कांग्रेस को हम हरा देंगे। तो एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टी और एक तरफ सिर्फ कांग्रेस, ये स्थिति उस समय की हो गई थी। अब यहां पे जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी ये अलग अलग आइडियोलॉजीज की थी। इसमें राइट विंग पार्टी भी थी, लेफ्ट विंग पार्टी भी थी, लेकिन इन सबका एक ही मकसद था। क्या मकसद था इनका एक ही मकसद था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाना है। तो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग भी साथ में आने लग गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि लेफ्ट और राइट का मेल कैसे होगा, उन्होंने तो बस एक ही था कि हमको कांग्रेस को सत्ता से हटाना है। तो ये
ये सारे लोग साथ में आ गए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई। नाउ जो फोर्थ जनरल इलेक्शन है, वो हमने देखा कि वो कांग्रेस के फेवर में इतना नहीं रहा। यहां पे हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार तो बना ली, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की बन तो गई, लेकिन कांग्रेस के पास में वो मेजोरिटी नहीं रही और कांग्रेस बहुत सारे स्टेट हार चुकी थी। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि ये जो फेमस कहावत है कि अगर आप हावड़ा से ट्रेन लेंगे, हावड़ा कहां पे, वेस्ट बंगाल में, अगर आप हावड़ा से ट्रेन लेके दिल्ली जाएंगे तो एक भी स्टेट ऐसा नहीं पड़ेगा जिसमें कि कांग्रेस राज्य हो। मतलब हर जगह कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई थी। क्या हुआ था? हर जगह कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई थी। यहां पे लेकिन क्या होता है, यहां पे हम लोग तमिलनाडु में देखते हैं कि डीएमके अपनी सरकार बना लेती है। डीएमके एक अकेली ऐसी रीजनल पार्टी थी जो अपने दम पे सरकार बना लेती है। जो डीएमके थी वो किस इशू पे लड़ी थी तमिलनाडु में? वहां पे क्या हो रहा था, जो इंपोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो चल रहा था वो साउथ इंडियंस में, वहां ये एक बहुत प्रोमिनेंट इशू बन गया था और इस मुद्दे को लेके डीएमके पब्लिक के साथ में आई और डीएमके ने अपने बलबूते पे वहां पे सरकार बना ली। उनको वहां कोएलिशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहली सरकार जिसने कि कांग्रेस को हराया और जो कि बिना कोएलिशन के साथ में बनी, वो किस पॉलिटिकल पार्टी की थी? डीएमके। क्लियर है? ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। ठीक, तो यहां पे हमने देखा कि ये जो 1967 का जो इलेक्शन था इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया। पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा गया? कि जो हम लोग कांग्रेस सिस्टम देख रहे थे, जो हम लोग कांग्रेस हेजेमनी देख रहे थे, वो भले ही कांग्रेस पावर में आ गई, कांग्रेस ने भले केंद्र में अपनी सरकार बना ली हो, भले ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई हो, लेकिन तो भी कांग्रेस जो पहले की जो कांग्रेस थी कि कोई भी राज्य में चले जाओ कांग्रेस ही कांग्रेस दिखेगी, अब वो फिनोमेना चेंज हो गया। तो 1967 का जो इलेक्शन था वो लोगों के लिए क्या था? वो लोगों के लिए पॉलिटिकल अर्थक्वेक का काम किया। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक, और उन्होंने बोला कि ये जो कांग्रेस सिस्टम है उसको ये कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है। 1967 इलेक्शन में हमने देखा कि कैसे रीजनल पार्टी साथ में आई और उन्होंने कैसे इसे चैलेंज किया। क्लियर है? ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। द इलेक्शन ऑफ 1967 brought the phenomenon of coalition which was formed together by a joint legislature party to be called Samyukt Vidhayak Dal. The SVD in Bihar included two socialist party, SSP, BSP, PSP and CPI on left and Janasangh on right. In Punjab, it was called United Front and comprises the two rival Akali parties at the time. The constant realignment and shifting political loyalty in this period gave rise to the expression Aya Ram and Gaya Ram. तो जो 1967 का इलेक्शन था इसमें हमने देखा कि कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब 3-4 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ गई और सरकार बना रही है, जिसको कि हिंदी में कहा गया संयुक्त विधायक दल। ये वाला फिनोमेना कोएलिशन पॉलिटिक्स की पहली बार हमने 1967 के इलेक्शन में देखा। अब यहाँ पे वही मैंने बताया कि दो लेफ्ट की पार्टी आ गई, एक कम्युनिस्ट पार्टी आ गई और एक राइट की पार्टी आ गई, मतलब जिनकी सोच में मेल नहीं है वो साथ में आके सरकार चलाने लग गए। उनका क्योंकि एक मकसद था कि कांग्रेस को हटाओ। ठीक है, साथ ही साथ हमने 1967 के इलेक्शन में डिफेक्शन देखा। डिफेक्शन मतलब कि मान लो कि मैं चुनाव में गया, मैंने कांग्रेस की टिकट पे मैंने चुनाव लड़ा। ठीक है, लोगों ने देखा ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, लोगों ने मुझे वोट कर दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में मैं शिफ्ट कर गया, मैं किसी दूसरी पार्टी में चले गया। तो ये क्या हुआ? डिफेक्शन, कि मैं चुनाव किसी और पार्टी से लड़ा, मैं जीता किसी और पार्टी के नाम से, लेकिन बाद में मैंने पॉलिटिकल पार्टी ही चेंज कर ली। तो इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। ठीक है, तो इस फ्रेज को क्या नाम दिया? आया राम गया राम। ठीक है, यहां जो एक एमएलए थे गयालाल, वो क्या कर रहे थे? वो बार बार एक रात में उन्होंने 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल ली थी। कांग्रेस से इस पार्टी, वापस उस पार्टी, फिर वापस इस पार्टी, फिर वापस कांग्रेस। तो यहां पे आया राम मतलब आया राम गया राम, मतलब जो ज्यादा रुपए दे दे। आज की तारीख में आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना है। ठीक है, बीजेपी ने ज्यादा रुपए दे दिए तो बीजेपी की तरफ चले गए, कांग्रेस ने ज्यादा रुपए दे दिए तो कांग्रेस के टुवर्ड्स चले गए। तो ये आया राम गया राम वाला फिनोमिना उस समय चालू हो गया था और इसे डिफेक्शन का नाम दे दिया गया। अब उस समय बीजेपी नहीं थी, लेकिन मैंने अभी के टाइम पे आपको एग्जाम्पल देने के लिए ये स्टेटमेंट बोला है कि जो ज्यादा रुपए दे दे हम उस पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएंगे। तो ये फिनोमिना भी हमें उस समय देखने को मिला। क्लियर है? इमीडिएटली आफ्टर 1967 इंदिरा गांधी faced the challenges to build her independence from syndicate and to regain the ground which she lost in 1967 election by Congress. अब यहां पे क्या हो रहा था? 1967 में
जो एक कांग्रेस का एक जो ग्रुप था जिसमें वरिष्ठ नेता थे, जिसमें एकदम पॉपुलर लीडर्स थे जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम के थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को अपोज कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि इंदिरा गांधी के एक अपनी पर्सनालिटी में एक स्पार्क था, है ना, वो इन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होती थी। और इन लोगों को ये दिक्कत थी कि इंदिरा गांधी हमसे पूछ के काम क्यों नहीं कर रही, हमने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के लिए इसलिए चुना ताकि इंदिरा गांधी हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी, हमने मोरारजी देसाई को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया ताकि हमको ऐसा था कि इंदिरा गांधी के पास कम एक्सपीरियंस है तो ये बार बार हमसे पूछेंगी कि बताओ क्या करना, बताओ क्या करना है। लेकिन इनके सारे जो भी चाल थी इन पे इंदिरा गांधी ने पानी फेरा और इंदिरा गांधी अपने हिसाब से काम करने लग गई। तो ये जो कांग्रेस का जो ग्रुप था, जो पुराने लोग थे, उनको सिंडिकेट ग्रुप कहा जाता है कि जो कांग्रेस के जो पुराने ग्रुप थे, तो ये कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को चैलेंज करने लग गए थे। तो इंदिरा गांधी ने भी देखा कि कांग्रेस के अंदर भी फूट पड़ गई है ना, इंदिरा गांधी ने देखा कि कांग्रेस के अंदर भी फूट पड़ गई है। तो जो पार्टी के जो बाहर के लोग थे जो कि इंदिरा गांधी के टुवर्ड्स लॉयल थे, उनको इंदिरा गांधी अपनी अपनी पार्टी में लेने लग गई। और ये जो सिंडिकेट ग्रुप था इसको नहीं भाई। साथ ही साथ इंदिरा गांधी के साथ में एक और चैलेंज था कि 1967 में कांग्रेस बहुत जगह चुनाव तो हार गई, बहुत सारे स्टेट में चुनाव तो हार गई, लेकिन अब जो नया इलेक्शन होगा उसमें तो चुनाव जीतना है ना। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, नेशनलाइजेशन वाली बात करने लगे कि बैंकों को नेशनलाइज कर दो, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम निकाला 1967 में, और ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम था ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज के टुवर्ड्स था कि बैंकों को नेशनलाइज कर देंगे, सोशल कंट्रोल होना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होना चाहिए, सारे कामकाज सरकार के हाथ में होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर की कोई एंट्री नहीं है। तो यहां पे इंदिरा गांधी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम निकाला 1967 में, ताकि लोगों के बीच में क्या जाए, लोगों के बीच में ऐसा जाए कि हाँ भैया जो कांग्रेस है वो लोगों के फेवर में काम कर रही है और इंदिरा गांधी नेक्स्ट अपना चुनाव जीत सके। ठीक है, ये समझ में आ गया। इट वॉज इनफॉर्मल नेम गिवन टू अ ग्रुप। यहां पे फिर क्या देखते हैं, यहां पे हम एक और चीज देखते हैं कि यहां पे होता है वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव का इलेक्शन। कब होता, प्रेसिडेंशियल, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट नहीं, 1969 में प्रेसिडेंट के चुनाव का इलेक्शन होता है। तो यहां पे जो कांग्रेस में जो फूट डली थी, ये फूट लोगों के सामने आ गई। लोगों के सामने कैसे आई कि जो कांग्रेस का जो कांग्रेस की जो पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप थे वो चाहते थे कि एन संजीवा रेड्डी बने प्रेसिडेंट, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो वीवी गिरी हैं जो तब के वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बने। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे थे कि नहीं एन संजीवा रेड्डी बनेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने मन में ठान लिया था कि मैं वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बना के रहूंगी। तो जब वोटिंग हुई प्रेसिडेंट के लिए तो पार्टी विप इशू की गई कि जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है दैट इज एन संजीवा रेड्डी, वो क्या करेंगे, आपको उनको वोट डालना है, ठीक है, आपको उनको वोट डालना है। लेकिन तब इंदिरा गांधी ने बोला कि सब लोग कंसाइंस वोट करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया उस पर वोट करो, जिसको आपकी इच्छा हो उस पर वोट करो। और इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जो टॉप उनके जो लॉयल वाले लोग थे उनसे बात की, उन्होंने बोला कि अपने को वीवी गिरी को जिताना है। तो इंदिरा गांधी ने उस दिन बोला कि सब लोग कंसाइंस वोट करेंगे। तो जब वोटिंग के जब रिजल्ट आए तो देखा गया कि वीवी गिरी जीत गए। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे एन संजीवा रेड्डी, जिनको कि ये जो कांग्रेस का जो ये ग्रुप सिंडिकेट, जो कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे, ये जो जिनको कि हम सिंडिकेट के नाम से जानते हैं, जिनको कि सिंडिकेट ग्रुप जो इनको सपोर्ट कर रहा था वो हार गया और इंदिरा गांधी के कैंडिडेट जीत गया। तो तब लोगों के बीच में बात आई कि कांग्रेस के अंदर तो ऑलरेडी फूट डल चुकी है। तो कांग्रेस के अंदर फूट कब डली और ये पब्लिक में कब आया, 1969 का जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और जब वीवी गिरी प्रेसिडेंट के पद पे जीते तब ये चीज सबके सामने आई। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो यहां पे जो कांग्रेस है वो कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ गई, दैट इज कांग्रेस ओ, ठीक है, और दूसरी जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी वो कांग्रेस आर में, और जो कांग्रेस ओ है वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पुरानी वाली कांग्रेस। तो पुराने वाले जो कांग्रेस के जो लीडर थे वो क्लेम करते थे कि हम ही असली कांग्रेस है और ये जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर है ये नकली कांग्रेस है। ठीक है, क्या हुआ कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गई, एक तरफ हुआ कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी बटी, यहां पे हमने देखा कांग्रेस में जब स्प्लिट आया तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में यहां पे डिवाइड हुआ। ठीक है, कांग्रेस आर जो था ये इंदिरा गांधी वाली थी, ठीक है, और ये जो थी ये सिंडिकेट ग्रुप जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस ओ का पार्ट था। ठीक है, वो कांग्रेस, ये जो सिंडिकेट ग्रुप है कांग्रेस ओ का पार्ट था। तो अब यहां पे हमने देखा, यहां पे ये लोग जो थे ये लोग बोल रहे थे कि क्या बोला इन लोगों ने, इन्होंने बोला कि हम ही कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस के हम ही हैं, मतलब
कांग्रेस के रियल लोग हमें ये जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है नकली कांग्रेस है, और लोगों को भी लगता था कि कांग्रेस ओ ही सही कांग्रेस है। क्यों लगता था? क्योंकि इसमें जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो सारे वरिष्ठ नेता किसमें थे? वो सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस ओ में थे। तो लोगों को भी लगता था कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस नकली कांग्रेस है और ये वाली जो कांग्रेस है, ये वाली कांग्रेस असली कांग्रेस है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा था, अब वापस से चुनाव आने थे। अब वापस से चुनाव आने थे तो यहां पे हम लोग देख रहे थे, मतलब वापस से चुनाव नहीं आने थे, हुआ ये था कि 1967 में भैया ये हो गया, 1967 में चुनाव हुए। जब कांग्रेस स्प्लिट हुई, कांग्रेस ओ में और कांग्रेस आर में, तो यहां पे ये हो रहा था कि जब कांग्रेस स्प्लिट हो गई तो इंदिरा गांधी की सरकार खतरे में पड़ गई। मतलब इंदिरा गांधी के पास में मेजॉरिटी तो थी, इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी का साथ तो दे रही थी कि तुम सरकार चलाओ, लेकिन इंदिरा गांधी को इतना विश्वास था कि अब अगर मैं अकेले चुनाव जाके लड़ूंगी तो मैं जीत जाऊंगी। इंदिरा गांधी को विश्वास क्यों था? इंदिरा गांधी को विश्वास इसलिए था क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, जैसे वो 10 पॉइंट प्रोग्राम मैंने आपको बताया ना, तो इंदिरा गांधी को था कि नहीं, तो इंदिरा गांधी ने तब के प्रेसिडेंट से बोला कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, फिर से चुनाव करवाएंगे। तो लोकसभा को डिसॉल्व करवा दिया इंदिरा गांधी ने और 1971 में फिर से चुनाव हुए। जब 1971 में जब फिर से चुनाव होने को थे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ में फिर से आ गई और उनके साथ में कांग्रेस ओ भी मिल गई, और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आर, और इंदिरा गांधी का साथ कौन दे रही थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कांग्रेस आर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस ओ और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ। लेकिन इस बार का जो चुनाव का रिजल्ट था, इस बार का चुनाव का रिजल्ट इंदिरा गांधी के फेवर में था, क्योंकि 1971 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने एक पॉपुलर स्लोगन दिया। कौन सा स्लोगन दिया? उन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के पास में क्या था जो कि उनके अपोनेंट्स के पास में नहीं था? इंदिरा गांधी के पास में थी स्ट्रैटेजी। इंदिरा गांधी लोगों के पास में गई, लोगों से बोला कि हम गरीबी हटाएंगे, हमने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, हमने ये कर दिया। और जो दूसरी जो अपोजिशन पार्टी थी उनका एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, उनके पास कोई लीडर नहीं था, इसलिए वो चुनाव हार गए थे। ठीक है, इसलिए वो लोग चुनाव हार गए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास में स्ट्रैटेजी और विजन था और अपोजिशन के पास में सिर्फ एक ही मकसद था कि इंदिरा गांधी को हटाओ। तो एक तरफ गरीबी हटाओ वर्सेस दूसरी तरफ कौन सा नारा था? दूसरी तरफ था इंदिरा हटाओ। तो इसलिए हम लोग यहां पे देखते हैं कि पब्लिक ने 1971 में इंदिरा गांधी को भरपूर सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी चुनाव में जीत गई। 1971 में हमने देखा कि इंदिरा गांधी चुनाव में जीत गई, क्योंकि गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने दलित, महिला, पीड़ित, आदिवासी सभी का सपोर्ट ले लिया कि हम तुम सबकी भलाई करेंगे। तो इसी के साथ में 1971 में हमने देखा कि इंदिरा गांधी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और बहुत ज्यादा सीट मिली और ग्रैंड अलायंस को कुछ नहीं मिल पाया। ये जो ग्रैंड अलायंस बनी थी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मिलके, इनको कुछ नहीं मिल पाया। तो ये थी इस पूरे चैप्टर की कहानी। इस कुछ छोटे से दौरान में 30 मिनट के अंदर अंदर हमने क्या किया, हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया। पूरी कहानी को मैंने आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में, एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना और फिर एक बार इसको सुन लेना, और ये जो 14 पॉइंट्स एक बार इनको देख लेना, ये आपके क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो यूट्यूब से आप लोग देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से देख सकते हो। वेबसाइट पे कैसे जाओगे? magnetbrains.com पे गूगल पे चले जाना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे चले जाना। जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे जाओगे क्लास 12 आएगी, क्लास 12 के यहाँ पे वीडियोस आपको नजर आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, टॉपिक वाइज अरेंज रहेंगे। वेबसाइट से भी नहीं पढ़ना है तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ सकते हो, और वहां से भी नहीं पढ़ना है तो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल तो बना ही है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से मैं दूसरे चैप्टर का भी मसाला रिवीजन लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।